आज हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करना है जो आईएएस में और पीसीएस के मेंस में है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पीसीएस के मेंस के संदर्भ में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इसके लिए नया है, अभी सिलेबस में जीएस के नहीं था, ऑप्शनल वाले लोग पढ़ते थे। ऑप्शनल में भी वो बहुत बड़ा सिलेबस है, सेकंड पेपर का पूरा एक पोर्शन है। तो वो इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट उससे भी छोटे सिलेबस में हैं। तो जीएस में जो रखा गया है वो फर्स्ट पेपर में रखा गया, और फर्स्ट पेपर में जो 17 बिंदु दिए गए हैं, 17 एक तरह से यूनिट समझिए, उसमें से एक 5वां यूनिट है। वो यूनिट में इन्होंने रखा है कि 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक, यहाँ तक सिलेबस में रखा गया है। और संयोग की बात यह है कि हम जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो भी 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक पढ़ते हैं। 1757 से लेकर के 1947 तक पढ़ते हैं। 1947 के बाद से आपको 1965 तक भी एक सेगमेंट मिलेगा, लेकिन मोस्टली वहाँ से तो 4-5 क्वेश्चन ही रहते हैं, वो भी घुमा फिरा करके आते हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल मूवमेंट है और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है वो एक मेजर पोर्शन है। तो अब इससे एक कॉमन सेंस की बात है ना कि ये बहुत दिनों के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री को सिलेबस में रखा गया है। तो सिलेबस में रखने का इनका लॉजिक यही है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है बेसिकली जो यूरोप का इतिहास है और अमेरिका का है, तो वो दौर जो है ना वो उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का दौर है, और वो पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित करते हैं। उसका पार्ट है इंडिया। इंडिया में जो उपनिवेश स्थापित हुआ, तो वो आधुनिक जो काल है भारत का 1757 से लेकर के 1947 तक, वो औपनिवेशिक शोषण तंत्र का काल है। और बाद में जो नेशनल मूवमेंट उसी के अगेंस्ट में चलता है, और भारत में नेशनलिज्म का उद्भव मोस्टली वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में ही होता है। अच्छा, हमें जो इससे वर्ल्ड हिस्ट्री पे जो बात करना है मेनली कि ये अभी हमने ये बताया कि किस लिए ये रखा गया सिलेबस में, और आगे हम आपसे 1-2 बिंदु पे और बात करेंगे। चूँकि एक चल रहा है हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, कुछ हमारे साथी लोग हैं उसमें जो है लोग क्वेश्चन देते हैं, वो उस पर लिखते हैं। तो उसमें एक पुनर्जागरण वगैरह का क्वेश्चन था, तो वो छोड़ देते हैं। वो एक परिचय के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारा मेन पोर्शन है ना वो है अमेरिका की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये 18वीं शताब्दी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्रांतियां हैं, और उस शताब्दी ने जो है आगे के विश्व के इतिहास को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया है। आप जब उसके प्रभाव देखेंगे, आप उसके प्रभाव को जब समझेंगे, तो आप एक सामान्य आदमी को भी बहुत आश्चर्य होगा कि कोई एक क्रांति किस दुनिया के इतिहास को इतना ज़्यादा कैसे प्रभावित कर सकती है। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ नहीं है और उससे बहुत विस्तृत क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक चूँकि सामान्य अध्ययन है तो एक जनरल आइडिया के लिए 18वीं शताब्दी के जो फीचर है उस फीचर को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पृष्ठभूमि बनाता है इनका फ्रांस की क्रांति का और अमेरिका की क्रांति का। तो 18वीं शताब्दी का जो पृष्ठभूमि है, 18वीं शताब्दी की जो विशेषताएं हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो पूरा विश्व का इतिहास चलता है सेकेंड वर्ल्ड वार तक, आप वहाँ से जो पुनर्जागरण है, प्रबोधन के विचार हैं, उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, राष्ट्रवाद का उदय उसी समय होता है, उसी समय उदारवाद का उदय होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पूंजीवाद का उदय होता है। तो इन सब
चीज़ों ने आगे ये सेकेंड वर्ल्ड वार तक पूरी दुनिया के राजनीति और अर्थव्यवस्था और समाज को बहुत गहरे रूप में संचालित किया था। और उस बीच में एक औद्योगिक क्रांति भी इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो ये कहते हैं कि विश्व इतिहास में जो घटनाएं हैं वो किसी अलग नहीं है एक दूसरे से, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और भारत का जो इतिहास है वो भी कोई अलग एक इतिहास नहीं है। विश्व इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री वो भी विश्व इतिहास से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। तो हम आपको ये 18वीं शताब्दी के फीचर के बारे में हमने बात किया। तो फीचर क्या है, आप देखिए 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शुरू होता है। उसके बाद साथ में जो धर्म सुधार आंदोलन भी उसी टाइम का है। उसी समय मध्यकालीन जो कुलीन तंत्र है और राज्य पर चर्च का नियंत्रण है, वो राज्य पर चर्च का नियंत्रण भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है उसमें। तो मध्यम वर्ग का उदय, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। उसके जो एक जो सबसे प्रभावशाली उसमें एक गतिविधि है वो है हमारा मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद को आप समझेंगे तो उसी के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। वाणिज्यवाद क्या है, 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में व्यापार को राज्य के नियंत्रण में इतना अधिक महत्व दिया गया है कि वो एक अभियान और एक मुहिम के तौर पे दुनिया के इतिहास में दिखाई देता है। तो उसको वाणिज्यवाद उन लोगों ने नहीं कहा जो इसके समर्थक थे। दरअसल एडम स्मिथ ने जो एक किताब लिखी थी 1776 में, उसने इसकी बहुत आलोचना की। आप जानते हैं, बहुत सामान्य सी बात है, आप अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो एडम स्मिथ को पढ़ा होगा। एडम स्मिथ लेजर फेयर का सिद्धांत देता है। वो जो व्यापार वाणिज्य पर रेगुलेशन है स्टेट का, उस व्यापार वाणिज्य के रेगुलेशन को वो समाप्त करने की बात करता है, एक स्वतंत्र व्यापार की बात करता है, वो मुक्त व्यापार और लेजर फेयर की बात करता है। तो उसने इस पूरी जो है व्यापार की मुहिम को वो कहता है कि ये वाणिज्यवाद है। शब्द उसी के दिए हुए हैं, आलोचना के क्रम में उसने ये शब्द दिया था। अच्छा, ये जो वाणिज्यवाद है इसको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे जो है बहुत सारी चीज़ों को पैदा करती है। इससे आपको समझ में आएगा कि इतिहास में और भी सारी विचारधाराएं और प्रक्रियाएं और घटनाएं सब एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक होती हैं। तो जो वाणिज्यवाद है उसका जो सबसे मूल तत्व है वो ये है कि ये व्यापार पे अधिकाधिक आधिपत्य का प्रयास करता है और अपने इस पे जो है राज्य का नियंत्रण है। राज्य अपने नियंत्रण में, अपने नियमन में ये जो व्यापार को बढ़ावा देता है, दुनिया के अधिकाधिक व्यापार के हिस्से पर वो अपना आधिपत्य जमाता है और उसमें अपने पक्ष में संतुलन ले आता है। व्यापार का जो संतुलन होता है, बूलियनवाद आपने एक शब्द सुना होगा। जब आप मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में भी बूलियनवाद का एक शब्द सुनते हैं। बूलियनवाद वो शब्द वहीं से आता है क्योंकि वो जो वाणिज्यिक क्रांति का दौर है उसमें जो है बहुमूल्य धातुओं को अपने देश की शक्ति से जोड़ा गया और अपने सामान बेच करके और बहुमूल्य धातु ले करके देश को शक्तिशाली बनाने का। अच्छा, इसको राज्यों ने जो है बहुत बढ़ावा दिया और इस बढ़ावा देने के तत्व में उन्होंने तमाम व्यापारिक संघर्ष, इवन युद्ध भी हुआ। आप ये तो मतलब आप दुनिया के इतिहास में पढ़ रहे हैं, एक तरह से यूरोप के इतिहास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसका जो अभिव्यक्ति आपको दिखेगा वो इंडिया में भी दिख रहा है। एंग्लो फ्रेंच वार आपने पढ़ा है और जब भी मॉडर्न इंडिया शुरू करते हैं तो एंग्लो फ्रेंच वार से ही शुरू करते हैं। आप शुरुआत में ही उसको आपको पढ़ना पड़ता है और इसमें जो व्यापार धीरे धीरे ये जो है ना औपनिवेशिक शासन तंत्र के रूप में स्थापित होता है। उपनिवेशवाद का एक अपना तंत्र है जो उपनिवेशों का शोषण करता है, मातृ देश के पक्ष में शोषण करता है। वह उसको कच्चे माल के रूप में तब्दील करता है सप्लाई करने के लिए और अपना प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन के बाद वो सप्लाई करता है।
तो ये उनका पूरा औपनिवेशिक शोषण का एक सिस्टम है। और इस सिस्टम से क्या क्या उपजता है आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ये बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है। यूरोप में ऐसा जो समय आया तो उस समय यूरोप में इसको बहुत 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया। तो इसने पूरे इतिहास को बहुत प्रभावित किया। आप समझ लीजिए कि जो देशों के साथ जिन देशों में ये पैसे गए, जिन्होंने इसको प्रश्रय दिया, जिन्होंने रेगुलेट किया, उनके पास बहुत सारा पूंजी आया तो वो एक तरह का व्यापारिक पूंजी था। अब ये व्यापारिक पूंजी इतना बढ़ गया कि वो जब उद्योग में वो प्रवेश किया, वही व्यापारिक पूंजी औद्योगिक पूंजी के रूप में बदल गया और उसका जो मालिक है वो पूंजीपति है। तो एक व्यापारिक पूंजीवाद एक तरह से पनपता है, फिर आगे चल करके औद्योगिक क्रांति, उससे औद्योगिक पूंजीवाद पनपता है। और इसको स्थापित करने के लिए, अपने व्यापार पे नियंत्रण और अपना व्यापार फैलाने के लिए सैन्यवाद का भी सहारा लिया गया। तमाम देशों में आपस में जो है संघर्ष भी हुए, इससे उपनिवेशों की स्थापना की गई। उपनिवेशों में अपना नियंत्रण स्थापित किया गया, जो एक साम्राज्यवाद के रूप में विभक्त हुआ, साम्राज्यवाद। तो भारत का भी आप पढ़ते, एक एम सत्याराय ने किताब लिखी है भारत में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद करके, तो आप वो पूरा का पूरा कालखंड ही उस संदर्भ में देखा जाता है। और ये एक सैन्यवाद पैदा होता है, फिर अति राष्ट्रवाद पैदा होता है, उसी एक समय में चल करके उसको कहते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद पैदा हुआ। और सभी इन औपनिवेशिक शक्तियों के बीच में आपस में संघर्ष हुआ और वो लास्ट में जा कर के आपको प्रथम विश्व युद्ध के रूप में अभिव्यक्त होता है। और प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं कि जर्मनी उसमें आहत हो गया, तो जर्मनी में धीरे धीरे ऐसा विकास हुआ कि उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार फिर हुआ। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार तक ही आपको पढ़ना है, आगे शीत युद्ध का भी दौर है लेकिन उसको आपको पढ़ना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उसको पढ़ना है। इस समय जो है मध्यम वर्ग का उदय हुआ और जो नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। एक चीज़ मुझसे छूट गया, इसमें जो है राष्ट्रीय राज्यों का उदय इसी टाइम में होता है। उसका कारण ये है कि व्यापार से बहुत सारा पैसा आता है, तो उससे राज्य शक्तिशाली होता है। राज्य शक्तिशाली होता है तो वो चर्च के नियंत्रण से एक सीमा तक मुक्त हो जाता है। और उस समय कुछ बेचारे, ये आप न देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है इस काल के, प्रबोधन का कहते हैं, एनलाइटमेंट का काल कहते हैं। तो प्रबोधन इसी समय में घटित होता है और वो प्रबोधन के विचार जो है चर्च के जो सुप्रीमेसी है उसको चुनौती देते हैं। तो चर्च की सुप्रीमेसी राज्यों पर समाप्त हो जाती है। मध्यम वर्ग का उदय होता है, तो मध्यम वर्ग चूँकि मध्यकालीन कुलीन तंत्र की जो व्यवस्था है उसको चुनौती देता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास जब पूंजी है, धन है, सुख सुविधा है, सुख सुविधा में भी उस टाइम में पुनर्जागरण और प्रबोधन के काल में ऐसी विचार आने लगे कि सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाने लगा और वो नैतिकता, जो धार्मिक नैतिकता है उसको एक साइड में रख करके उसने व्यक्ति के आनंद और उस पर लौकिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाने लगा था। तो और इस तरह से ये जो वाणिज्यवाद है आप देखेंगे कि इसने बहुत सारा इसी से लिंक होता है, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा उस 18वीं शताब्दी का, और ये उपनिवेशवाद स्थापित होता है और वाणिज्यवाद। आप इसको एक चीज़ में समझे, अब हम शिफ्ट करने वाले हैं अमेरिकी क्रांति में और इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए मैं ये 2-4 चीज़ें जो आपको बताई, क्योंकि हमें अमेरिकी क्रांति पे शिफ्ट करना है। तो अमेरिकी क्रांति पे शिफ्ट करने से पहले केवल एक लाइन में आप ये समझिए कि ये दौर जो है प्रचंड वाणिज्यिक क्रांति का दौर है और ये उपनिवेशवाद का दौर है। अब आते हैं अमेरिका की क्रांति पे। अमेरिका की क्रांति क्या है?
इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष है, स्वतंत्रता का संघर्ष है इंग्लैंड से। कौन कर रहा है? वहाँ पे अमेरिका में उपनिवेश हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये इंग्लैंड का उपनिवेश है, यानी औपनिवेशिक शोषण तंत्र इंग्लैंड का स्थापित है, और उसी औपनिवेशिक शोषण तंत्र के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशों का ये विद्रोह है, और सफल विद्रोह है। दूसरी बात, ये वाणिज्यवाद को गंभीर और सफल चुनौती है। वाणिज्यवाद क्या करता है कि जो राज्य का वाणिज्य व्यापार पे अधिक से अधिक नियंत्रण और अत्यधिक हस्तक्षेप रहता है। तो अमेरिकी वाणिज्य व्यापार पर कौन सा राज्य हस्तक्षेप कर रहा है? इंग्लैंड। तो उसके हस्तक्षेप के खिलाफ, तो आप इसको एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं कि जो अमेरिका की क्रांति है वो वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है और उसमें सफल रहता है। ये हो गया आपका अमेरिकी क्रांति का परिचय। आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि पीछे के इतिहास से अमेरिका का क्रांति कैसे जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका क्रांति में अब हमें इसको इस तरह से नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा पढ़िए। एक तो जीएस का पेपर है, तो ऑप्शनल में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 3-4 एस्पेक्ट होता है अमेरिकी क्रांति में। वो हमें सब पे नहीं जाना है, हमें केवल बात करना है उसके कारण पे और उसके परिणाम पे। तो कारण, उसके और भी जो अमेरिकी क्रांति से संबंधित एस्पेक्ट बनते हैं कारण और परिणाम के अलावा, वो होते हैं अमेरिकी संविधान और आगे चल करके अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिका में गृह युद्ध भी उसी से आगे, बहुत आगे जा कर के लिंक होता है। तो हमें कारण और परिणाम पे बात करना है अमेरिका की क्रांति में। तो अमेरिका की क्रांति का परिचय हमने परिचय में कहा कि वहाँ 13 उपनिवेश थे अलग अलग, वहाँ पे वो थी। तो वहाँ पे जो पहला कारण है, हमने बताया कि उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था, एक सफल विद्रोह था। तो जो पहला कारण होगा, वो पहला कारण इसी से जुड़ा हुआ है कि इनकी जो व्यापारिक नीति थी वो दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण इस संदर्भ में कि वो उपनिवेश था तो वो कच्चे माल का सप्लाई करेगा, और ये जो है ब्रिटेन उसका मातृ देश है, वहाँ पे उत्पादन होगा और फिर वो सामान अमेरिका में बेचे जाएंगे। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि अमेरिका में उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया, वहाँ के वाणिज्य व्यापार को हतोत्साहित किया और सारा चीज़ अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। तो वो भी एक प्रमुख वजह थी इसकी। और दूसरा इसका कारण ये था कि जो उनकी शासन व्यवस्था थी वो त्रुटिपूर्ण थी। उसमें त्रुटि ये थी कि जो अमेरिकी उपनिवेशों में एक दोहरी शासन व्यवस्था लागू थी। दोहरी शासन व्यवस्था उसको वो कहते हैं। भारत में भी आप पढ़ेंगे इसी टाइम पीरियड में, आप द्वैत शासन के बाद पढ़ेंगे, तो वो जहाँ पे भी द्वैत शासन और दोहरी शासन व्यवस्था शब्द आता है तो उसका मतलब यही होता है कि शक्ति किसी और के पास है, निर्णय लेने की क्षमता किसी और के पास है और उत्तरदायित्व किसी और का है। तो ये दोहरी शासन प्रणाली हो गई। भाई जो निर्णय ले रहा है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसी को उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्णय कोई और ले रहा है और जो है
उसका जवाबदेही किसी और के पास है। तो अमेरिका में जो उपनिवेशों में शासन व्यवस्था थी उसमें ये था कि एक वहाँ पे व्यवस्थापिका थी वहाँ पे कानून बनाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी वो ब्रिटेन से नॉमिनेटेड थे, तो नियुक्ति करता था गवर्नर जनरल का और उसका। अब इसको आप इसकी कमजोरी को आप इस तरह से समझ लीजिए कि सांसद विधायक ये आप चुनिए और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल किसी कोई और देश आपके देश में स्थापित करे और आपके जो सांसद विधायक नियम कानून बना के ले जाएं वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास जो बाहर से नियुक्त किया गया है किसी अन्य द्वारा, उसके पास ये वीटो पावर है कि हाँ ये कानून को पास करना है नहीं करना है। तो ये एक सिस्टम में इनके खराबी थी, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत सारा असंतोष था, क्योंकि वो लोग भी अंग्रेजी लोग थे, बहुत चैतन्य लोग थे और उनका अपना समाज था, बहुत स्वतंत्र समाज था, चूँकि उनके अमेरिका में जो बसे हुए लोग थे वो बहुत ही स्वतंत्र विचारों के लोग थे और बहुत ही शार्प लोग थे। उस चीज़ को हम नहीं व्याख्या करेंगे कि कैसे वहाँ पे बड़े प्रतिभाशाली लोग बसाए गए या भगाए गए या निर्वासित करके वहाँ पे रखे गए, तो लेकिन वहाँ पे जो स्वतंत्रता का विचार था वो बहुत अधिक था। तो इस तरह से एक वैचारिक अंतर भी था अमेरिका में और इंग्लैंड में, तो इसको भी एक वजह मानते हैं। और भी बहुत सारे अंतर थे दोनों में, धार्मिक सामाजिक मान्यताओं में भी इनके अंतर थी, राजनीतिक मान्यताओं में भी अंतर थी, आर्थिक क्रिया को लेकर के दोनों के बीच में एक मौलिक हितों का टकराव था। ये सब वजह थी। और एक दूसरी वजह ये थी कि एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, उससे अमेरिका की क्रांति से थोड़ा पहले, जिसमें कनाडा को लेकर के था और फ्रांस उसमें फ्रांस और इनके बीच में हुआ था और फ्रांस हार गया था। तो इसमें अमेरिकी लोगों को डर ख़त्म हो गया कि नहीं अब भी जो है चलो फ्रांस कम से कम तो हमारे ऊपर अब हमला नहीं करेगा, वो हार गया है इंग्लैंड से, तो उसका एक भय उनके ख़त्म हो गया। तो वो भी एक प्रेरक के तौर पे रहा उनके। और जो यहाँ पे एक और कारण जो अगला बताते हैं कि जो ग्रेनविले था उसकी नीतियों से भी, उसके अनुचित कार्य से भी लोग काफ़ी नाराज़ थे और बहुत असंतोष था अमेरिका में। तो ग्रेनविले का एक एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना करने का वो था, सीरा कानून पारित करने का था ये, और ये बहुत सारे उसने निर्णय लिए जिससे असंतोष फैला इनके बीच में। और अभी हमने बताया कि उसके दृष्टिकोण में अंतर था। अच्छा, जो उस टाइम में कुछ एक्ट वगैरह पारित हुए उससे आपने सुना होगा, बहुत ही मतलब वो बहुत प्रचलित है, प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, मतलब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप हमारे वोट कर नहीं लगा सकते। वो टैक्सेशन जब करने लगा, एक तो इंग्लैंड ने जो सप्तवर्षीय युद्ध किया उसमें उसकी आर्थिक हालत थोड़ी खस्ती हो गई और वो अपना टैक्स इम्पोज करने लगे अमेरिकी उपनिवेश के लोगों पर। उसी में उन्होंने एक स्टाम्प ड्यूटी का एक्ट पारित किया 1765 में। तो वो जो स्टाम्प ड्यूटी का एक्ट पारित किया उसका विरोध हुआ तो इनको वापस भी लेना पड़ा। और उसी में लोगों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक बहुत सारी चीज़ों पे आयात शुल्क लगा दिया था इन्होंने, जैसे
कागज़, चाय, शीशा और रंग आदि पे इन्होंने आयात शुल्क लगा दिया। तो जब आयात शुल्क लगा दिया तो उसका विरोध हुआ तो दो चीज़ों का उसमें इन्होंने वापस भी ले लिया, लेकिन वो वापस लेने की कोई उससे तो लोग एक्चुअली उसको लोग अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ते थे, कोई ऐसे वस्तु का मुद्दा नहीं था। वो उनके अपना आप मान समझते थे कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है और हम पे जो है दूसरे लोग टैक्स लगा रहे हैं। उसी के चलते आगे चल करके जो बोस्टन पे बंदरगाह के घटना हुई, जिसको 350 चाय की पेटियाँ फेंक दी गई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे एक अधिनियम पारित करके और चाय की सप्लाई का काम दे दिए थे। तो वो घटना हुई, वहाँ से फिर उसका रुख जो है इंग्लैंड का रुख बहुत कड़ा हो गया। उसने जो है सैनिक एक तरह का सैनिक समाधान तलाशना शुरू किया और वही आगे चल करके ये दोनों के बीच वार हो गया। और अमेरिका की जनता लड़ रही थी, इधर इंग्लैंड लड़ रहा था, बीच में जो है फ्रांस पहले हार ही चुका था, तो फ्रांस से भी सहयोग मांगा लोगों ने, तो फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो गया और लास्ट में जाकर करके अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे ये करना था। अब इसके जो महत्व है तो एक दो देखिए होता परिणाम, एक होता है महत्व। तो परिणाम में तो बहुत सारी चीज़ होंगे, कोई नेगेटिव भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो महत्व है वो इसका इम्पोर्टेंस जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट जो आते हैं वो होते हैं। तो इसके हम परिणाम पे अब थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। जैसे ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल वो था, क्राउन था, तो क्राउन की निरंकुशता पे रोक लग गया। अगर वो जीत गया होता तो वो और भी निरंकुश हो जाता, ये एक उनका था। और दूसरा ये था कि एक उपनिवेश इनका बहुत महत्वपूर्ण उपनिवेश था अमेरिका, तो वो समाप्त हो गया। तो इन्होंने दूसरे उपनिवेशों दूसरी तरफ वो उपनिवेशों की होगी। ये 1783 में मामला ख़त्म हुआ। तो 1783 में जब मामला ख़त्म होता, आप जान ही रहे, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब में थोड़ा पॉलिसी इनका चेंज हुआ और उसमें उस युद्ध में जो है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में आप पढ़ते हैं, तो वो लीड कर रहा था और वो हार गया था। और वो बढ़िया वॉरियर था, वो इस मामले में बहुत नामी है। तो वो भी भारत में भेजा गया। उसने नीतियाँ जो अपनाई भारत में, वो सुधार की नीतियाँ अपनाई, उदारवादी नीतियाँ अपनाई। ये इन्होंने अमेरिका में अपनी हार से ही सीखा था कि हर चीज़ को सैनिक समाधान नहीं करना चाहिए, जो असंतोष है उस पर थोड़ा उदारवादी नीतियाँ भी अपनानी चाहिए। एक्चुअली ये बातचीत करना चाहते थे, फिलाडेल्फिया में जो सभा हुई थी वो वहाँ पे बात करना चाहते थे, इनसे संवाद करना चाहते। संवाद के लिए जो है वो तैयार नहीं हुए और लास्ट में इनको हारना पड़ा। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण परिणाम थे वो हमने बताया। और इसको जो फ्रांस की राजनीति पर भी इसका प्रभाव इस तरह से आप देखते हैं कि फ्रांस युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आप जानते हैं कि फ्रांस के क्रांति में आर्थिक तत्व ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वहाँ पे भी पैसे ख़त्म हो गए। जब पैसे ख़त्म हुए तो वो टैक्सेशन शुरू किया और टैक्सेशन के खिलाफ वहाँ पे भी विद्रोह हो गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। अच्छा, जो इसके महत्व को आप देखेंगे ना, और भी बहुत सारे परिणाम हैं इसके। वहाँ पे समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बहुत सारे चेंजेज हुए, लेकिन जो इसका जो सबसे बड़ी देन है वो ये है कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना करते दुनिया में पहली बार वो अमेरिका में हुई। एक संघीय ढांचा उन्होंने अपनाया। ये एक दुनिया को मिसाल पेश की। और एक वी द पीपुल का जो कॉन्सेप्ट है, जन संप्रभुता, सत्ता जनता में नहीं है, वो उसके संविधान की देन है और मानवाधिकारों आदि के संदर्भ में। तो ये इनके सब महत्व में आप
लिख सकते हैं। हमने बहुत ये क्वेश्चन दिया हुआ था लोगों को, तो अच्छा लिखा हुआ है। मैंने 1-2 कॉपी अभी देखी है और भी देखेंगे। ठीक ठीक है बस।